ओम नमः शिवाय, नमस्ते। आज मैं आप लोगों से गोचर के बारे में बात करना चाह रही हूँ कि कोई भी गोचर जब आता है किसी भी प्लैनेट का, चाहे वो राहु हो, केतु, शनि, गुरु, कोई भी मेजर प्लैनेट्स का जब गोचर आता है, तो लोगों के अंदर एक बहुत ज़्यादा जिज्ञासा होती है कि ये गोचर हमें किस तरह का परिणाम देगा और ये गोचर अच्छा है तो सारी चीज़ें एक साथ बहुत अच्छी हो जाएँगी, या गोचर बुरा है तो सारी की सारी चीज़ें एक साथ बहुत खराब हो जाएँगी। उसी के बारे में मैं आप लोगों से बात करना चाह रही हूँ। देखिए, जो हमारे 9 प्लैनेट्स होते हैं, 9 ही जो ग्रह हैं, ये अलग-अलग चीज़ों को लेकर के चलते हैं, इनके अलग-अलग कारकत्व हैं, अलग-अलग चीज़ों को देने के लिए ज़िम्मेदार हैं। इनके अपने गुण हैं, धर्म हैं, अलग-अलग राशियों में अलग ढंग से अपना प्रभाव दिखाते हैं। तो इसी तरीके से जब भी कोई प्लैनेट ट्रांज़िट में आता है और अगर वो बहुत शुभता भरा परिणाम लेके आ रहा है, अच्छी राशियों से होकर के गुज़र रहा है और अच्छे ग्रहों से गोचर में भी वो दृष्ट है, तो वो कहीं न कहीं अच्छा परिणाम ज़रूर देगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता है कि अगर कोई एक प्लैनेट गोचर में बहुत अच्छा आ गया तो सारी की सारी चीज़ें एक साथ बिल्कुल मिरेकल हो जाएगा या सब कुछ बिल्कुल चेंज हो जाएगा। ऐसा कभी भी नहीं होता है, क्योंकि एक प्लैनेट जो ट्रांज़िट में आ रहा है वो किसी एक चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कोई एक विशेष प्रकार का वो फल देगा या एक विशेष प्रकार की शुभता लिए होगा या अशुभता लिए होगा। तो उसका जो रिज़ल्ट देने का फ़ील्ड है वो भी लिमिटेड हो जाता है, उस एक पर्टिकुलर एरिया में ही अपना परिणाम देगा, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। तो कभी भी ये सोच के नहीं घबराना चाहिए कि कोई प्लैनेट जो ट्रांज़िट में आ रहा है, अगर आपके लिए वो बहुत योग कारक नहीं है और आपके त्रिक भाव का स्वामी होकर के आ रहा है या आपके हॉरोस्कोप में वो प्लैनेट अच्छी तरीके से वेल प्लेस्ड नहीं है और गोचर में वो आ रहा है, वहाँ पे भी वो आपके लिए तकलीफ़ें दे सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी तरीके से आपको कष्ट देगा, क्योंकि उसी के साथ-साथ और भी तो जो बाकी प्लैनेट्स होते हैं 8 प्लैनेट, वो भी तो कहीं न कहीं किसी न किसी राशि में मूव कर रहे होते हैं, तो उनका भी अपना एक इन्फ्लुएंस होता है, उनकी अपनी एक पावर होती है। तो अगर एक ग्रह खराब भी कर रहा होगा, तो जो बाकी बचे हुए प्लैनेट्स हैं वो अपना रिज़ल्ट देंगे। तो इसलिए जो है कोई भी टाइम पीरियड हो वो हमेशा एक जैसा नहीं जाता है, उसमें हमेशा मिक्स मैच्ड रिज़ल्ट आते हैं। तो आप लोग ये अपने मन में हमेशा ध्यान रखिए आज से कि कोई भी जो गोचर के वीडियोज़ आते हैं एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, तो आप बहुत अच्छे जो ट्रांजिट आते हैं उनको देख कर के बिल्कुल ये ना मान के बैठ जाएँ कि ये मेरे लिए बिल्कुल चमत्कार कर देगा और सारी चीज़ें एक साथ बहुत अच्छी हो जाएँगी, या ये ट्रांजिट नहीं अच्छा है तो पूरा कुछ एक साथ बिगड़ जाएगा। ऐसा नहीं होगा, सारी चीज़ें जो हैं वो रिज़ल्ट और भी दूसरे प्लैनेट्स के ट्रांजिट के ऊपर डिपेंड करता है। और इसी के साथ-साथ एक चीज़ और भी मैं कहना चाहूँगी कि जब भी किसी ट्रांजिट को आप देखते हैं, तो आप अष्टक वर्ग का ज़रूर यूज़ करिए, क्योंकि जब तक आप अष्टक वर्ग में नहीं जाएँगे और उसमें जो गोचर में ग्रह आया हुआ है, उसके स्ट्रेंथ को नहीं देखेंगे, तब तक आप नहीं समझ पाएँगे कि क्या परिणाम मिलने वाला है। आपको मैं एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे बताना चाह रही हूँ कि जैसे अभी सैटर्न है, शनि जो है मकर राशि में गोचर कर रहे हैं, जो कि 29 सितंबर को मार्गी हो जाएँगे, अभी वक्र स्थिति में है। तो मकर में जो ये शनि का गोचर होगा, अब ये किस तरीके का परिणाम देगा, इसको आप कैसे चेक कर पाएँगे? किस तरीके से आप इसको निकालेंगे कि ये जो ट्रांज़िट है अ, मकर में शनि का, ये आपको क्या परिणाम देगा? ये टाइम पीरियड आपका किस तरीके से निकलेगा? तो इसके लिए देखिए कुल जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो कुल 5 मेन पॉइंट्स हैं। प्रमुख जो बिंदु हैं, वो 5 होते हैं। सबसे पहले आपको अपने अ, लग्नेश को देखना पड़ता है, जो आपका लग्न का लॉर्ड है। लग्नेश के लॉर्ड को आप देखिए, महादशा का जो जो आपका महादशा चल रही है, जो भी आपके जिस ग्रह की महादशा चल रही है, उसको देखना है, अंतर्दशा को देखना है, उसके बाद जो दूसरे प्लैनेट शनि हैं, जो कि एक राशि में बहुत लंबे टाइम तक लगभग 2.5 साल के करीब रहते हैं, उनको देखिए। फिर आप 5वें नंबर पे गुरु का ट्रांजिट देखिए, क्योंकि गुरु भी जो है वो लगभग 13 महीने रहते हैं एक राशि में। राहु केतु का जो टाइम पीरियड होता है, जो गोचर होता है, उसको उतना महत्व नहीं दिया जाता है, लेकिन मेरा ये एक्सपीरियंस है कि इन 5 चीज़ों को तो विशेष रूप से देखना चाहिए। लग्न का जो लॉर्ड है लग्नेश, महादशानाथ आपका, अंतर्दशानाथ और सैटर्न और गुरु, इन 5 ग्रहों को आप अष्टक वर्ग में जाइए, जो अष्टक वर्ग की कुंडलियाँ दी होती हैं सॉफ्टवेयर में, वहाँ जाकर के आप देखिए कि जिस राशि में मान लिया कि मकर में शनि का गोचर हो रहा है, तो अब आप अष्टक वर्ग में जाकर के
वहाँ पे देखिए कि जो मकर राशि है, जहाँ पे 10 नंबर लिखा हुआ है, वहाँ पे जो आपके लग्न का लॉर्ड है, वो मकर राशि को कितने बिंदु दे रहा है। बिंदु का मतलब है कि मैक्सिमम जो है आपको 8 बिंदु, 7 बिंदु इस तरीके से मिल सकते हैं। तो वहाँ पे आप देखो कि लग्न का जो लॉर्ड है, वो मकर राशि में कितने बिंदु लेके बैठा हुआ है। और इसी के साथ में आप ये देखिए कि जो आपकी महादशा चल रही है, महादशा का जो स्वामी ग्रह है प्लैनेट, वो कितने बिंदु लेके बैठा हुआ है। फिर अंतर्दशा नाथ का जो स्वामी है, वो कितने बिंदु लेके बैठा है। फिर आप सैटर्न को देखिए, शनि को, कि वो कितना बिंदु लेके बैठा हुआ है। उसके बाद फिर आप गुरु को देखिए कि गुरु वहाँ पे कितने बिंदु दे रहे हैं। तो अगर ये 5 के पाँचों ही जो ग्रह हैं, ये जो अशुभ ग्रह हैं, जो क्रूर प्लैनेट हैं, जैसे सैटर्न हो गया, तो अगर ये लोग 2 बिंदु 3 मिनिमम आप ये मान के चलिए कि अगर ये 3 बिंदु भी लेके बैठे हुए हैं, तो एक ये औसत एक एवरेज सा रिज़ल्ट देने का काम करेगा। और बाकी जो प्लैनेट्स हैं, जो शुभ प्लैनेट होते हैं, वो 5 बिंदु, 6 बिंदु इस तरीके से देते हैं, तो वो काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट को दिखाते हैं। तो अगर ये आप 5 के पाँचों ही ग्रह जो हैं आपके, मकर राशि को में बिंदु लेके बैठे हुए हैं, तो आप ये मान के चलिए कि जो ये शनि का ट्रांज़िट है आपका, ये आपके लिए कुल मिलाकर के ठीक-ठाक रहेगा। इसमें कोई बहुत ऐसे मेजर तकलीफ़ें मिलने के योग नहीं बनेंगे। लेकिन अगर यही मकर राशि में जो आपके ये 5 प्रमुख ग्रह हैं, लग्नेश, महादशानाथ, अंतर्दशानाथ, सैटर्न और गुरु, अगर ये लोग बहुत कम बिंदु लेके बैठे हैं, इन 5 ग्रहों में से अगर मान लिया कि किसी ने कहीं पे 0 बिंदु मिले हुए हैं या कहीं पे 1 है, 2 है, इस तरह की बिल्कुल मिनिमम जब ये बिंदु लेके बैठते हैं, तो ये एक चिंता का विषय होता है कि ये जो हमारा ट्रांज़िट है, ये जो पूरा पीरियड है, इस पीरियड में हमें हो सकता है कि कुछ मेजर चेंजेस, चाहे वो लॉस के रूप में या किसी भी पेन के रूप में देखने को मिल सकता है। तो इसलिए जब भी आप कोई भी ट्रांज़िट देखें, किसी भी ग्रह का देखें, और मैं तो ये भी देखती हूँ कि ये 5 तो मेन प्लैनेट्स हैं, लेकिन इनके और ज़्यादा कन्फर्मेशन के लिए आप जो सूर्य है, सूर्य को भी आप देख सकते हैं, चंद्रमा की स्थिति भी देख सकते हैं। चंद्रमा तो ख़ैर बहुत जल्दी मूव कर जाता है, लेकिन सूर्य है, शुक्र है, बुध है, आप कन्फर्मेशन के लिए या एक सपोर्ट के लिए आप उन्हें भी देख चेक कर सकते हैं कि उस पर्टिकुलर राशि में इन ग्रहों को कितने बिंदु मिले हुए हैं। तो इस तरीके से जब आप सारी चीज़ों को चेक करेंगे गोचर में, क्योंकि गोचर जो होता है, गोचर का जो कन्फर्मेशन होता है, वो हमेशा अष्टक वर्ग के थ्रू ही होता है। क्योंकि कोई भी जो ग्रह होता है, कोई भी प्लैनेट जब किसी राशि के अंदर प्रवेश करता है, तो एक राशि अपनी 30 डिग्री की होती है। तो 30 डिग्री में जो हमारे सारे 9 प्लैनेट्स होते हैं, इनमें से राहु केतु को छोड़ दिया जाए तो जो बाकी प्लैनेट्स होते हैं उनकी कक्षाएँ होती हैं। सॉरी, राहु केतु का भी होता है, राहु केतु के लिए भी रहता है। अम, गलत मैं बोल गई। जब भी कोई ग्रह किसी राशि में प्रवेश करता है, तो वहाँ पे जो हमारे प्लैनेट्स होते हैं, तो ये 30 डिग्री का जो पूरा डिस्टेंस है, जो एरिया है, इसमें स्टार्टिंग में सारे ग्रहों के लिए सीरियली जो है उनके लिए एक पर्टिकुलर एरिया अलॉट होता है। तो जो ग्रह वहाँ पे आ रहा है, एंटर कर रहा है, तो उस पर्टिकुलर एरिया का, जैसे मान लिया कि 0 से लेकर के 3 डिग्री 20 मिनट, जो पहले डिस्टेंस है, उसका जो लॉर्ड है, वो उस ग्रह को सपोर्ट कर रहा है कि नहीं, ये यहाँ से उसको आप कनेक्शन बना सकते हैं बिंदु का जो संबंध है, कि वो ग्रह उसको एंटर करने के लिए परमिशन दे रहा है कि नहीं, ट्रांजिट में आने वाले ग्रह को। तो ये चीज़ें जो है अष्टक वर्ग के थ्रू जो है कन्फर्म होती हैं। इसलिए जब भी कोई आप ट्रांजिट देखें, तो आप अष्टक वर्ग से उसको ज़रूर चेक करें कि जो भी ये ग्रह आने वाला है, ये किस तरीके का हमें परिणाम देगा। तो एक तो तरीका हो जाता है गोचर को हमेशा आप अष्टक वर्ग के थ्रू चेक करिए, और दूसरा आपका जो लगन कुंडली है, लग्न कुंडली से गोचर को ज़रूर से चेक करना चाहिए। उसके बाद फिर आप चंद्र कुंडली से भी देखें। तो लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली और गोचर, जब इन तीनों को कंबाइन कर दिया जाता है, इन तीनों को एक साथ आप रख करके भी चेक कर सकते हैं। तो वहाँ से आपको किसी भी गोचर का जो बिल्कुल फाइनल सटीक रिजल्ट है, वो समझ में आ जाता है कि ये ग्रह किस तरीके का हमें परिणाम दे सकता है। और इसी के साथ में एक चीज़ और आप लोगों को बताना चाहूँगी कि जब भी आप कोई ग्रह के बारे में कोई परिणाम लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप एक चीज़ और देखा करें कि जो ग्रह गोचर में आ रहा है, वो आपके हॉरोस्कोप में किस जगह पे बैठा हुआ है। अगर वो अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है, केंद्र में है, त्रिकोण में है या शुभ भाव में बैठा हुआ है,
और गोचर में भी अच्छा आ रहा है। कहने का मतलब ये है कि आपके हॉरोस्कोप में भी वो अच्छी स्थिति में है और गोचर में भी वो अच्छी स्थिति में आ रहा है। तो जब 2 अच्छा संयोग बनेगा, 2 सपोर्टिंग एक वातावरण मिलेगा, या कह लीजिए कि एक सपोर्टिंग कॉम्बिनेशन बनेगा, लगन अपने बर्थ के चार्ट से भी और गोचर के चार्ट से भी। तो ये दोनों मिलकर के जो रिज़ल्ट होगा वो काफ़ी अच्छा देंगे। लेकिन अगर मान लिया कि आपके जन्म की पत्रिका में जो गोचर में आने वाला ग्रह है, वो ग्रह कोई भी हो, मैं सिर्फ़ आपको ये बताना चाह रही हूँ कि गोचर में ग्रहों का किस तरीके से परिणाम होता है। तो कोई भी पर्टिकुलर ग्रह हो, कोई भी एक विशेष ग्रह हो, अगर वो आपके हॉरोस्कोप में अच्छी स्थिति में बैठा है और गोचर में वो आपके लिए उतना सपोर्टिंग होकर के नहीं आ रहा है, तो चूँकि पत्रिका में अच्छा है और वहाँ पे खराब है, तो अच्छा और खराब मिला कर के वो एवरेज हो जाएगा, औसत हो जाएगा। और अगर वही गोचर में आने वाला ग्रह आपके हॉरोस्कोप में भी बहुत ही बैड प्लेस्ड है, या अच्छे भाव में नहीं है, या अच्छे ग्रहों से दृष्ट नहीं है। कहने का मतलब है कि गोचर में आने वाला ग्रह अगर आपकी जन्म की पत्रिका में कमज़ोर स्थिति में है और गोचर में भी वो आपके लिए सपोर्टिंग स्थिति में नहीं आ रहा है, सपोर्टिंग राशि से होकर के नहीं गुज़र रहा है, और साथ ही साथ अगर अष्टक वर्ग में भी उस ग्रह को बिंदु नहीं मिले हुए हैं, तो ये आपके लिए एक नेगेटिव रिज़ल्ट लाने का काम कर सकता है। तो इस तरीके से आप ये समझ पा रहे होंगे कि जब भी कोई गोचर हो, तो उसको केवल सिर्फ़ ये कह देने से कि ये शनि मकर में बहुत अच्छा परिणाम देगा, या राहु वृषभ राशि में आकर के बहुत सभी के लिए बहुत शुभता भरा परिणाम दे देंगे। हाँ, ये सही है कि वो चूँकि अपनी उच्चता की स्थिति में हैं, बहुत मजबूती के साथ हैं, तो जब भी कोई प्लैनेट मजबूत स्थिति में होता है, तो वो पूरा प्रयास करता है कि हर एक राशियों को और हर एक लग्न के व्यक्तियों को, जातकों को वो कुछ न कुछ तो शुभ परिणाम ज़रूर देगा। लेकिन एक्चुअल में उसका क्या प्रभाव होगा, उसके लिए आपको ये गोचर और जो जन्म की पत्रिका है, इन दोनों को आपस में कंबाइन करके देखना चाहिए और अष्टक वर्ग से उसका कन्फर्मेशन लेना चाहिए कि अब क्या एक्चुअल स्थिति बन रही है। तो अष्टक वर्ग में तभी आप जान पाएँगे जब आपका लग्नेश महादशानाथ का जो स्वामी ग्रह है, अंतर्दशानाथ का स्वामी ग्रह है, सैटर्न, क्योंकि ये भी बहुत इम्पोर्टेंट प्लैनेट है, और गुरु। तो अगर ये 5 ग्रहों की स्थिति अच्छी है और गोचर में इन्हीं में से कोई एक ग्रह खराब स्थिति में आ भी रहा है, तो चूँकि अदर प्लैनेट्स मजबूत हैं, तो जो नेगेटिव प्रभाव आएगा गोचर वाले ग्रह का, वो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं दे पाएगा। इसे आप इस तरीके से समझ सकते हैं। इसलिए अष्टक वर्ग का भी यूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आशा करती हूँ मैं कि इस डिस्कशन से आप ये समझ पाए होंगे कि गोचर को किस तरीके से समझना है, गोचर का परिणाम क्या होगा, उसको आप किस तरीके से अपनी कुंडली के साथ में उसका रिज़ल्ट देख सकते हैं। और इसी के साथ मैं आप लोगों से ये भी कहना चाहूँगी कि अगर आप पहली बार देख रहे हैं मेरा वीडियो और आपको अच्छा लगा हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करके रखें, जिससे मैं कोई भी नया वीडियो डालूँ तो नोटिफ़िकेशन आप लोगों तक पहुँचे। आगे मैं फिर आप लोगों के लिए कुछ लेके आऊँगी ज्योतिष से संबंधित विषय पे। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।